हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम स्लाइड के माध्यम से नहीं पढ़ने वाले। आज इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल नेचुरली क्लासरूम की तरह, और आपको इसमें एक्चुअली क्लासरूम की जैसी ही फीलिंग आएगी। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा देना। दोस्तों, एक शानदार न्यूज आपके लिए और है। 1-2 रोज में ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस ऐप पर लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, ये सभी सुविधाएं आपको एक जगह मिलेंगी। बहुत शानदार सामग्री मिलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप ऐप यूज करते हैं, वहां से जुड़ते हैं, तो आपको फिर कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं मार्केट से कोई बुक खरीदनी पड़ेगी। क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाएगा। तो वेट कीजिए, 1-2 रोज में जैसे ही ऐप लॉन्च होता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि लेखक, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए, ध्यान दीजिए, चलते हैं अपन प्रताप नारायण मिश्र जी की ओर। तो देखिए, नाम लिखा है मैंने प्रताप नारायण मिश्र। ओके, नाम आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, नाम सुन रखा है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, किसकी बात करते हैं? जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म है जो 24 सितंबर 1857 को होता है। कब होता है? तो वो डेट है अपनी 24 सितंबर 1856। 1857 की क्रांति याद होगी आपको। 1857 की क्रांति से 1 साल पहले, यानी कि 1856 में इनका जन्म होता है, और जो डेट है वो थी 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर 1800, और 1857 क्रांति से 1 साल पहले। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं किसकी? मृत्यु की। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु है वो होती है 6 जुलाई 1894। कब होती है? 6 जुलाई 1894। ओके, अब 6 जुलाई 1894 मरते। अब एक चीज देखना, आप कितने साल जिए? 1856 में जन्म हुआ और 1894 में चल बसे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 38 ईयर्स। कितने? 38 साल जिए बस। बहुत कम उम्र के लेखक कवि रहे हैं। और आपको पता भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी लगभग इतने ही वर्ष जिए थे, और उसी युग के ये भी कवि हैं, तो ये भी इतने ही, लगभग इतने ही साल जिए। तो क्या आप बता सकते हैं भारतेंदु जी का जन्म और मृत्यु? कमेंट कर फटाफट बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? उम्मीद है हम पढ़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो 1850 में उनका जन्म होता है, और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 35 ईयर्स,
यानी कि 35 वर्ष जिए थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जबकि ये 38 ईयर्स, लगभग समानता है, ठीक है ना। तो इतने साल ही ये जिए हैं, लेकिन हिंदी के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए इनको याद किया जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय हमने पढ़ा है जन्म और मृत्यु के बारे में। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम किसकी? जन्म स्थान की। तो देखो जन्म स्थान इनका कहाँ है? यूपी में उन्नाव जिला है, वहां बेजे गांव, एक गांव है जिसका नाम है बेजे गांव, ठीक है ना। तो वहां इनका जन्म हुआ। तो देखो जन्म स्थान कौन सा हुआ? तो इनका जन्म स्थान है बेजे गांव। ओके, बेजे गांव। जिला कौन सा है? जिला है उन्नाव। और कहां पड़ता है ये पड़ता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनका जन्म। देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इनका जो जन्म, तो ये मूल जन्म की बात है, ये जन्म स्थान की बात है, यहां जन्म हुआ था इनका। जब ये छोटे थे तभी इनका जो पूरा परिवार है, जो क्या होता है कि वहां से चला जाता है कहां? कानपुर। और वहां से जाकर के कानपुर में बस जाता है, वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। तो एक ध्यान रखना, कहां पर चले गए उसके बाद में? ये चले जाते हैं कहां पर? कानपुर में। और कानपुर में ही इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, ठीक है ना। मतलब वहां अब शिक्षा दीक्षा भी कैसी हुई इनकी, ये चीज ध्यान समझना एक बार। देखो इनके दोस्तों पिता, कौन? पिता। और इनके पिता का जो नाम है वो है क्या? संकटादीन। संकटादीन। ओके, ये इनके पिता हैं। क्या नाम है पिता का? संकटादीन इनके पिताजी हैं। और ये काम किया करते थे ज्योतिष का, ठीक है ना। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ज्योतिषी थे ये, एक तरह से ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। पिता कौन हो गए? संकटादीन है, जो एक ज्योतिषी थे, ठीक है ना। तो ये ज्योतिषी रहे। अब देखो जब इनके पिता ज्योतिषी है तो प्रारंभ में, शुरुआत में इनको भी शिक्षा दी जाती है किसकी? ज्योतिष की। तो शुरुआत में, प्रारंभ में क्या सीखा इन्होंने? ज्योतिषी की। अब पिता ने सोचा कि भाई कुछ पढ़ाई लिखाई हो जानी चाहिए, ज्योतिष के अलावा भी कुछ सीखना चाहिए। तो उस समय जैसा माहौल था उसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेजी स्कूल है, उस अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा दिया। किसका? प्रताप नारायण मिश्र जी का इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब दोस्तों देखो क्या होता है, पढ़ाई में मन इनका बिल्कुल नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो क्या हुआ? एक शेर है जो कहा जाता है, आपको पता ही है क्या? चारों ओर पढ़ाई का साया, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपरों में 0 आया है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपरों में 0 आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना हाथ मुंह धोए एग्जाम देने, और कमीने दोस्त कहते हैं रात भर पढ़कर आया है। यही हालात इनके साथ थी। पढ़ने में मन नहीं लगता, उठ के चल देते एग्जाम देने, लेकिन सोचते मन ही मन कि कब पीछा छूटेगा इस पढ़ाई से। और पढ़ाई से दुखी होकर बहुत से लोग ऐसा सोचते ही हैं। तो ऐसा जब सोच रहे थे तो क्या होता है, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, ठीक है। पढ़ाई में देखो, अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिया, पढ़ाई में मन की बात करें तो पढ़ाई में मन नहीं लगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, पढ़ाई में मन नहीं लगा। अचानक पिताजी का क्या हो जाता है, इनके देहांत हो जाता है। ओके, पिताजी का देहांत होते ही इन्होंने क्या कर दी, पढ़ाई छोड़ दी कि झंझट मिटा। क्योंकि आपको पता भी है, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से,
ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, रिजल्ट आने पर डर लगता है तो केवल पापा की मार से। तो यही बात है कि पिताजी चल बसे, इस वजह से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी कि झंझट मिटा, अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब देखिए ये पढ़ाई के साथ होता है इनका। अब जैसे ही पढ़ाई छोड़ी तो अब आगे क्या करें, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने स्व अध्याय किया, स्व अध्याय, और स्व अध्याय करके अनुभव के माध्यम से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी भाषा का ज्ञान, नहीं, देखिए इन्होंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, देखो स्वाध्याय से, अनुभव से, तो इसलिए स्व अध्याय अनुभव से कुछ भी किया जा सकता है। ध्यान रखें, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं। हिंदी के अलावा देखो ज्योतिष की बात कर रहे हैं हम, परिवार से मिली है तो संस्कृत का ज्ञान तो था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो अंग्रेजी का ज्ञान भी हुआ, ठीक है, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, और क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। इसके अलावा इन्होंने कौन सी, फारसी भाषा सीखी, फारसी के अलावा बंगला भाषा भी इन्होंने सीखी। तो देखो ये इतनी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता, अच्छे जानकार थे। तो देखो इतनी भाषाओं के ज्ञान केवल किसके माध्यम से, केवल अनुभव के माध्यम से इन्होंने सीखा। तो देखो दोस्तों ये रहा इनका सामान्य परिचय, केवल किसके बारे में, जन्म, मृत्यु, पिता, जन्म स्थान और इनकी पढ़ाई के बारे में। अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं, जो देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखो महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे पहले जो तथ्य है वो ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन से युग के, भारतेंदु युग के कवि हैं। तो इसलिए भारतेंदु युग से जोड़ते हुए चलिए इनको। भारतेंदु युग में प्रधानता खड़ी बोली की रही है, आपको पता है, इसलिए इनको खड़ी बोली और भारतेंदु युग का उन्नायक कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या, खड़ी बोली, पहला पॉइंट हुआ अपना खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक। उन्नायक जानते हो, ऐसे नायक जो प्रोग्रेस की ओर लेके जाए, ठीक है ना, उन्नायक। तो देखो पहला पॉइंट हुआ खड़ी बोली और भारतेंदु युग के क्या, उन्नायक, ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा देखो भारतेंदु से जुड़ी बात है, भारतेंदु जी में इनकी अनन्य श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा रखते थे और भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है ना। तो देखो दूसरा पॉइंट, भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे, गुरु मानते थे, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं उनमें अनन्य श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा भाव था उनके प्रति और उनको अपना गुरु मानते थे। 2 पॉइंट हो गए। अब देखो उनका गुरु मानते थे, इसका मतलब है कि उनकी जो भाषा शैली है, उनकी रचनाएं हैं, उनका प्रभाव तो निश्चित तौर पे पड़ा ही है, निश्चित तौर पे पड़ा है। तो देखो कौन कौन सी बातें हम कर सकते हैं, देखो इसमें ध्यान देना कि भारतेंदु जी के जैसी, भारतेंदु जी की जैसी इनकी क्या रही, रचना शैली रही, या फिर हम कह सकते हैं उनकी क्या रही, भाषा शैली रही, या फिर जो भी विषय वस्तु का चुनाव इन्होंने किया वो विषय वस्तु भी उनकी जैसी ही रही, ठीक है ना। तो इसलिए अब एक चीज समझना, ये सब विशेषताएं किसकी जैसी मिल रही हैं, भारतेंदु जैसी मिल रही है। इसी वजह से इनको प्रति शब्द लगा दो, प्रति भारतेंदु। देखो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रति भारतेंदु। कई अब एक जगह ये नाम मिला हुआ है तो प्रतिभा समझ लेते हैं, लेकिन प्रति है एक कॉपी। प्रति का मतलब क्या होता है,
कॉपी, प्रतिलिपि जैसे हम बोलते हैं। तो ये भारतेंदु जी की प्रति हैं, भारतेंदु जी की जैसी ही रचनाएं लिखी हैं, उन्हीं का प्रभाव है। तो क्या कहा गया इनको? प्रति भारतेंदु कहा गया है। या फिर या एक नाम और दिया गया, द्वितीय चंद्र, हरिश्चंद्र जैसे थे ना नाम, हरिश्चंद्र, तो द्वितीय चंद्र, हरिश्चंद्र के दूसरे रूप हैं ये। तो द्वितीय चंद्र, ये दो नाम कहा, इनकी वजह से देखो रचना शैली, भाषा शैली, विषय वस्तु, ये सभी भारतेंदु जी की जैसी अपनाई, और इसी वजह से इनको क्या कहा गया? प्रति भारतेंदु कहा गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं द्वितीय चंद्र कहा गया। ठीक है ना? तो ये इनके नाम है। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब देखो इनके अलावा एक और कहा जाता है, एक नाम और है इनका, क्या? हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का एडिशन किसको कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन कहा जाता है किसको? प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इससे यह बन जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन किसने कहा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो गया है, ध्यान रखना इसका। इंपोर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं ये, इसके इनके अन्य नाम रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक फैक्ट और, नारा। नारा, इनका एक नारा प्रसिद्ध है और ये काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा नारा है, इन्होंने कौन सा नारा दिया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हिंदी के सपोर्टर रहे हैं, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने हिंदी को। ठीक है ना? हिमायती रहे हैं। तो हिंदी की हिमायत इन्होंने की है, रचना भी है इनकी, अभी आगे बात करेंगे उसकी। तो इनका एक नारा रहा है, क्या? हिंदी, क्या? हिंदी से हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये इनका प्रसिद्ध नारा रहा है। ध्यान रखना, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसका नारा है? किसने दिया था ये नारा? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये नारा दिया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को दोस्तों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं अब इनके योगदान की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पत्रकारिता में इनका क्या योगदान रहा है। तो देखो, पहला अपन पढ़ते हैं पत्रकारिता में योगदान, पत्रकारिता में योगदान। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी एक पत्रिका और उसका नाम है ब्राह्मण। क्या नाम है? ब्राह्मण। तो इन्होंने देखो, एक सिंपल सी बात है, जाति से भी ये ब्राह्मण थे, प्रताप नारायण मिश्र, और ब्राह्मण नाम की एक मासिक पत्रिका, कैसी है? मासिक पत्रिका है, उसका संपादन किया था। और ये किया था 1883 में। कहां से? कानपुर में। तो देखो, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहली पत्रिका जिसका नाम है क्या? ब्राह्मण। ठीक है ना? तो ये ब्राह्मण जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन जो वर्ष की बात करें तो ध्यान रखना है, ये है कब? 1883 ईस्वी में। ओके, दूसरा कहां से किया? तो देखो, ये आपको पता है कहां जाकर बस गए थे? कानपुर में जाके बस गए थे, तो वहीं से इन्होंने इसका संपादन किया है। तीसरी बात आती है इस पत्रिका से, कैसी है ये? तो ये कैसी है दोस्तों? ये एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, 3 पॉइंट इस पत्रिका के बारे में अपन ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब देखिए, इस पत्रिका से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, पत्रिका ये बांटते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, उसके बदले चंदा लेते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि काफी समय हो जाता है और काफी समय तक लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। अब कुछ भी नहीं दिया तो क्या करें? किससे छापें आगे? कैसे काम चले? तो इन्होंने एक साहित्यिक रूप में, मतलब एक रचना के रूप में, एक श्लोक के रूप में याचना की,
और वो याचना वाला जो प्रश्न है वो काफी बार पूछा जाता है। तो देखो क्या कहा इन्होंने, ध्यान देना, इन्होंने कहा 8 मास बीते जजमान 8 मास बीते जजमान, और अब तो करो दक्षिणा दान। ये लो साहब, ये इंपॉर्टेंट कथन है इनका। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो देखो कितना अच्छा कहा है कि 8 महीने बीत गए, अभी तक दक्षिणा नहीं दी, तो अब तो दक्षिणा दो, तभी ये आगे काम चलेगा, वरना तो फिर अपनी दुकान को समेटना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कथन है ना, कहने का मतलब प्रश्न ये है कि ये जो कथन है ये किससे, ब्राह्मण पत्रिका से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये कथन किसका, प्रताप नारायण मिश्र जी का ये प्रश्न बन करके आ जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो पत्रिकाओं की एक बस ये इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, इसमें यहीं से प्रश्न बन के आते हैं। अब पत्रिकाओं के बाद में हम बात करेंगे किसकी, महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। देखो अब बात करते हैं किसकी, प्रमुख रचनाओं की। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इनकी। तो देखो प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले जो रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वहीं से हम शामिल कर रहे हैं। देखिए इनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रताप लहरी ये इनकी एक पहली रचनाएं हैं। और इनकी इन्होंने जो कविताएं लिखी ना, और जो मुख्य मुख्य कविताएं हैं, प्रतिनिधि कविताएं हम जिनको बोल सकते हैं, तो प्रतिनिधि जो कविताएं हैं उनका संकलन है किसमें, प्रताप लहरी में, ठीक है ना। तो ये काव्य संग्रह है एक, तो प्रताप लहरी है जो, ध्यान रखना, इनके क्या हम क्या कह सकते हैं, इसमें प्रतिनिधि कविताओं का संकलन। तो देखो इसमें इनकी प्रतिनिधि जो कविताएं हैं उसका क्या किया गया, संकलन किया गया है। दूसरा जो प्रमुख रचना है वो है क्या, हरगंग कविता। दूसरी इंपॉर्टेंट, हरगंग कविता। अब देखो हरगंग कविता को क्यों याद रखना चाहिए दोस्तों, इनकी प्रसिद्धि, जो प्रसिद्धि मिली है इनको सबसे ज्यादा, सर्वाधिक प्रसिद्धि का आधार कौन सी कविता, हरगंग कविता। प्रश्न बन के आता है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्धि का आधार कौन सी है, तो हरगंग कविता। तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, इनकी जो प्रसिद्धि है उसका क्या है, ये आधार है, प्रसिद्धि का आधार है। 2 पॉइंट हो चुके हैं, 2 रखना, ध्यान रखना। तीसरी है, जो देखो हिंदी को ये ज्यादा महत्व देते थे, तो क्या कर रहे हैं ये, हिंदी की हिमायत, ये इनकी तीसरी रचना रही है, हिंदी की हिमायत। चौथा, हिंदी की हिमायत कर रहे हैं, तो हिमायत का मतलब जानते हो, हिमायत होती है किसी का पक्ष लेना, ठीक है ना। कई बार अपने देसी भाषा में भी आपने सुना होगा कि बहुत इसकी हिमायत कर रहे हो, हिमायत लेना, तो मतलब किसी का पक्ष जो है हिमायत, तो हिंदी के पक्षधारी थे, तो हिंदी की हिमायत इनकी रचना है। नेक्स्ट रचना की बात करते हैं, तो देखो इनकी नेक्स्ट रचना है श्रृंगार विलास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, श्रृंगार विलास। ओके, 4 हो गई है। 5वीं, शतक के आधार पर बात करें तो एक तो इनकी है रसकान शतक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रसकान नाम से ये मत सोच लेना कि ये रसकान की रचना है। रसकान शतक जो है, जो इन्होंने लिखा है, रसकान शतक। और दूसरा शतक से संबंधित है जो इनकी है लोकोक्ति शतक। तो देखो रसकान शतक हो गया, और एक है कौन सी, लोकोक्ति शतक। ओके, 6 हो चुकी हैं रचनाएं। 7वां, मन की लहर। कौन सी रचना है, मन की लहर। और 7वें के बाद में 8वां, मन की लहर क्या है, प्रेम के कारण है, तो इसको हम कह सकते हैं
पुष्पावली, ठीक है ना, प्रेम पुष्पावली ये रचना रही है। और दोस्तों 8 हो गई, 2 रचनाएं और हम देखते हैं। एक दंगल खंड है, कौन सी है? दंगल खंड है। और एक रचना है इनकी दीवाने, एक रचना और है ब्रह्मन। ये तो इस तरह से ये रचनाएं हैं ना जो इनकी प्रमुख रचनाएं रही है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये कितनी रचनाएं हो गई? 10-11 रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये अपने को ध्यान रखनी है। और विशेष तौर पे ये 2 जो रचनाएं प्रताप लहरी और हरगंग कविता, इनको तो विशेष तौर पे ही अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। तो देखो ये तो हुई रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। इनके अलावा इनके कुछ नाटक हैं, तो एक नजर नाटक पे भी मार लेते हैं। तो देखिए कौन से रहे नाटक, तो उन पे देखते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं किसकी? नाटक। तो इनके जो नाटक है उनमें सबसे पहला जो नाटक है वो है अपना कौन सा? संगीत शाकुंत। ये लो साहब, संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल ये पहला नाटक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एक प्रश्न बन सकता है। संगीत शाकुंतल नाम से संगीत, तो ये एक लोक नृत्य है। ये ऐसे लावणी, कौन सा है? लावणी, मराठी में, ठीक है ना। जो ढोलक आता है तो ढोलकी के साथ में गाया बजाया जाता है, नाचा जाता है। तो इस तरह से ये लावणी है। इसकी ढंग पे देखो, लावणी के ढंग यानी आधार पर, ढंग पर, लावणी के ढंग पर, और ये पद्यबद्ध कैसे? पद्य। अब है तो ये नाटक, लेकिन जो कविता की तरह पद्य में लिखा गया है गा करके, जैसे सुनाते हैं ना, तो पद्यबद्ध नाटक है ये। ध्यान रखना, लावणी के ढंग पर पद्यबद्ध नाटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये लावणी क्या है ये तो समझ ही गए होंगे। लावणी क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, ढोलकी के साथ में गाया जाता है। कहाँ? मराठी में लोक नृत्य होता है, गान होता है, ठीक है, लावणी। तो इसके पद्य में लिखा गया नाटक है कौन सा? संगीत शाकुंतल। ओके, पहला हो गया। दूसरे नाटक की इनकी बात करते हैं, तो देखो कली कौतुक रूपक, कली कौतुक रूपक। देखो कली कौतुक, इसमें सब 3 हैं, कली कौतुक और एक क्या है? रूपक। तो कली कौतुक रूपक ये है। तो इसमें क्या है? इसमें जो भी छल कपट पाखंड होते हैं ना, तो पाखंडियों से बचने की शिक्षा दी गई है। तो देखो ध्यान रखना, पाखंडियों से दूर रहने की कह सकते हैं या फिर बचने की कह सकते हैं, शिक्षा दी गई है किसमें? कली कौतुक रूपक में, ठीक है। इसके बाद में तीसरे की बात करें तो देखो इसमें एक और है, कली के नाम से ही है। तो इन्होंने कली के नाम से एक नाटक और लिखा, और वो नाटक कौन सा है? कली प्रभाव, ये इनका एक नाटक और है। चौथा हठी हमीर, ये ऐतिहासिक दृष्टांत है इसमें दोस्तों। हमीर कहाँ? रणथंभौर का से संबंध है, रणथंभौर राजस्थान से, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उसका जो कथानक है, दृष्टांत है, उस पर आधारित है कौन सा? हठी हमीर, ठीक है। तो ये इनका चौथा नाटक है। पांचवें नाटक की बात करें तो देखो ध्यान रखना, बहुत हिंदुस्तान गो संकट, तो गो हत्या वगैरह ये थी, इनके आधार पर गो जो गाय हैं उन पर जो संकट आया है, उसके आधार पर इनका एक नाटक रहा है कौन सा? गो संकट, ठीक है। और दोस्तों एक नाटक इनका रहा है कौन सा?
जुआरी, खुआरी। ये वैसे हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रहसन है। प्रहसन क्या, ये एक नाटक का ही प्रकार है। तो देखो इस प्रकार से दोस्तों ये इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका साहित्यिक योगदान है जो अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में रहा। काफ़ी हमने बहुत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से अवश्य देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।